बहू के मायके की साड़ी। बहू, बुरा मत मानना, अपनी माँ को बता देना कि हमारा टेस्ट कैसा है, हम कैसी चीज़ें पसंद करते हैं। तुम्हारी माँ की पिछली बार भेजी हुई साड़ी हमें काम वाली को देनी पड़ी। कम से कम हमारा स्टेटस तो देखकर गिफ्ट भेजती न, या गिफ्ट ना भेजे, हमें किस चीज़ की कमी है। विमला जी अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए शिकायत भरे लफ्ज़ों में अपनी बहू मधु को बोल रही थी। मधु अपनी सासू माँ की बातों को सिर्फ सुन रही थी और चुपचाप अपने कीमती साड़ियों सूटों को समेटकर बैग में पैक कर रही थी। कल वह अपने मायके जा रही थी, वह भी अकेली। वहाँ उसकी बचपन की सहेली की शादी थी। वैसे तो उसकी सहेली ने उसके पति को भी आमंत्रित किया था, पर मधु ने शादी का कार्ड छुपा लिया था। वह नहीं चाहती थी कि उसका संपन्न और शहरी पति उसके ग्रामीण परिवेश वाला निम्न मध्यम वर्गीय मायके जाए और वहाँ के लोगों के स्टैंडर्ड पर हंसे, उनका मजाक उड़ाए। पिछली बार जब राघव उसके साथ उसके मायके गया था तो वहाँ का परिवेश और लोगों के व्यवहार देखकर असहज महसूस कर रहा था। घर में लगी मच्छरदानी, ओल्ड मॉडल का बाथरूम और बरामदा पर लगी खाट, जिस पर मोहल्ले के कई लोग सामाजिक मुद्दों पर बहस करते दिखते थे, ये सब उसे असहज लगता था। इसके अलावा एक दिन का वाकया जिसमें उसके कमरे में बिना इजाज़त के मोहल्ले की भाभी घुस गई थी और उनके बिस्तर पर बैठकर उनसे हंसी मजाक करने लगी थी, ने उसे और ज़्यादा असहज कर दिया था। वैसे गांव में ही आम बातें होती हैं, वहाँ के लोग अत्यंत भोले होते हैं। वहाँ मोहल्ले की भाभी सबों की भाभी होती हैं और मोहल्ले के जीजा भी सबों के जीजा होते हैं। कोई औपचारिकता नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं। पर शहर में पले बड़े राघव उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वापस घर पहुँचते ही अपनी माँ को सारी कहानी बता दी और उनकी माँ ने ये बात आग की तरह फैला दी। अब जब भी जिसे भी परिवार में मौका मिले वह यह वाक्य की चर्चा पर खूब हंसते। तभी से मधु ने सोच लिया था, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक वह राघव को लेकर अपने मायके नहीं जाएगी। कहाँ खो गई मधु? बैग पैक हो गया तो चाय भी पिला दो। वैसे भी कल से आया के हाथों की चाय पीनी पड़ेगी। राघव ऑफिस से घर आ चुका था और ड्राइंग रूम से उसे आवाज़ लगा रहा था। अभी आई बोलकर मधु ने पैक किए बैग्स को साइड रख दिया और किचन में पकोड़े के साथ चाय भी बनाने लगी। उसे हाथ में चाय के साथ पकोड़े लिए देखकर राघव मुस्कुरा पड़ा और अपनी प्यारी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ अपने पास बैठाते हुए बोला, मायके जा रही हो, कुछ चाहिए भी? अपने लिए कुछ नए कपड़े, नए जेवरात या फिर सहेली के लिए कुछ कीमती उपहार? वैसे अगर तुम्हारी सहेली मुझे बुलाती तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, तुम्हारे मम्मी पापा से मिल भी लेता। अगर तुम कहो तो कल की छुट्टी लेकर तुम्हें वहाँ गाड़ी से मैं छोड़ आऊँ। अरे उसकी क्या ज़रूरत, 6 घंटे का सफ़र है, ड्राइवर तो जा रहा साथ में, मैं मैनेज कर लूँगी। और रही बात कपड़ों की, तो पहले से मेरे पास मेरी शादी की रंग बिरंगी साड़ियाँ और जेवरात रखे हैं, वही पहन लूँगी। बस एक रेशमी साड़ी आप मुझे मंगवा दो, बारात के दिन पहनने के लिए। मधु मुस्कुरा कर बोली। मधु की फरमाइश पर राघव ने मोहल्ले की साड़ी स्टोर से एक खूबसूरत सी रेशमी साड़ी खरीदकर उसे दे दी। अगले दिन मधु अपने मायके रवाना हो गई। शादी के 8 महीने होने को थे, पर मधु अभी तक ससुराल में खुद को अकेला महसूस करती थी। इसकी वजह शायद दोनों परिवार की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था, या फिर मधु का मितभाषी होना। मधु अपने पति से यह बोल नहीं पाती थी कि उसके मायके की छोटी छोटी बातें सबों के सामने मजाक का विषय बनाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी सासू माँ का तकिया कलाम था कि इसके मायके में एक यही मधु है जो हमारे परिवार के लायक है, वरना हम ऐसे परिवार में अपने बेटे को न ब्याहते। मधु ब्याहते? मधु को ऐसी बातों से बहुत कष्ट होता। अगर उस परिवार की लड़की को आपने बहू बनाया है तो फिर वह परिवार उपहास का पात्र क्यों? लेकिन उसकी चुप्पी की वजह से कोई उसके हृदय भाव को समझ नहीं पाता। राघव ने कई बार कोशिश की कि मधु उससे खुलकर बात करे, पर मधु हाँ ना में जवाब देकर चली जाती। राघव उसकी सकुचाहट को उसके ग्रामीण परिवेश का होना समझता था। मधु और राघव की शादी राघव की बुआ ने करवाई थी। मधु का सौंदर्य और उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्होंने अपने भतीजे के लिए उसे चुना। मधु सर्वगुण संपन्न लड़की थी जिसने ब्याह के बाद तुरंत ही ससुराल में सबों का दिल जीत लिया था। मधु भी वहाँ खुश थी, सभी उसे प्यार करते थे, परंतु उसे बात बात में अपने मायके का उपहास बर्दाश्त नहीं होता। उसके ससुराल वालों के लिए उसका मायका नॉन एक्सेप्टेबल था, जिससे वह दुखी और शांत रहती थी। राघव बहू का फोन आया था कि वह 2 दिनों में वापस नहीं आ पाएगी।
वह कुछ दिन वहाँ रहना चाहती है। मैंने भी कहा ठीक है रह लो, आखिर मायका है तुम्हारा। वैसे अब तुम्हें इतनी सुविधाओं की आदत लग गई है कि खुद वापस आ जाओगी कुछ दिनों। राघव के ऑफिस से आते ही उसकी माँ बोली। माँ की बातों को सुन राघव असमंजस में पड़ गया था। आज मधु की सहेली जिसकी शादी थी उसका फोन आया था। वह उसे शादी में नहीं आने का उल्हाना दे रही थी। उसने शादी के कार्ड पर उसके पूरे घर वाले को आमंत्रित किया था। मधु से रिक्वेस्ट भी किया था कि कोई और न आए तो कोई बात नहीं, अपने पति को अपने संग जरूर शादी में लाना। जबकि मधु ने उससे सारी बात छुपाई और झूठ बोला कि उसकी सहेली ने उसे आमंत्रित नहीं किया और आज अचानक से वहां रुकने के लिए फोन कर दिया, जबकि उसे पता है कि कल उसका दोस्त और मेरा हिल स्टेशन जाने का प्रोग्राम है। फोन वह मुझे भी कर सकती थी। सैकड़ों सवाल के साथ राघव खाना खाकर सोने चला गया। उसने बिस्तर पर जाने के बाद मधु का फोन मिलाकर उससे बात करनी चाहिए, पर उसका फोन स्विच ऑफ था। मधु का इस तरह से झूठ बोलना और उससे बातें छुपाना राघव को परेशान कर रहा था। एक सप्ताह बीत गए पर मधु का कोई फोन कोई समाचार नहीं आने से राघव और उसका परिवार परेशान हो गया। मधु के घर का लैंडलाइन भी बंद था और उसके पिता का मोबाइल भी बंद था। राघव की माँ खुद वहां जाकर उसे वापस लाने की बात बोलने लगी। राघव ने उन्हें मना किया और ऑफिस में छुट्टी अप्लाई कर दी और खुद वहां जाने की तैयारी में लग गया। इसी बीच उसे याद आया कि मधु की सहेली के मोबाइल नंबर पर बात किया जा सकता है। मधु की सहेली से बात करने से राघव के पांव तले जमीन खिसक गई। मधु शादी में डांस करते हुए गिर गई थी, उसके पांव में चोट लगी थी। सुनते ही आनन फानन में राघव अपने ससुराल के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही वह मधु पर बहुत नाराज हुआ और तुरंत ही उसे अपने साथ वापस लेकर आया। घर जाने से पहले वह उसे हॉस्पिटल लेकर गया। मधु के पांव में सिर्फ चोट नहीं थी, उसका पांव फ्रैक्चर था। गांव के डॉक्टर ने सिर्फ गर्म पट्टी बांधकर उसे रखा था। जब मधु हॉस्पिटल से आई तो घर के सदस्य उससे काफी नाराज थे। बात फिर वहीं आकर रुकी कि मधु के मायके में किसी का औपचारिकता निभाना नहीं आता। मधु गिर गई, बीमार थी तो उनके माता पिता की जिम्मेदारी थी कि हमें सूचित करें, और अगर मधु बताने से मना कर रही थी तो उसके इस व्यवहार का कारण पूछा जाए। हद हो गई। मधु ने कॉल करके भी मुझे भी झूठ बोला। उसे हमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? हमें वह अभी तक पराया मानती है, कभी खुलकर बात नहीं करती। समझ में नहीं आता हमसे कहाँ गलती हो गई कि हमारी बहू शादी के 8 महीने बाद भी हमें पराया समझती है, वगैरह वगैरह। मधु की सास बड़बड़ाने लगी। अभी हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे माँ, मधु को ठीक हो जाने दो। गुड़िया जाओ भाभी का ख्याल रखो, और गुड्डू तुम मधु को उठने बैठने में मदद किया करना। राघव ने मुद्दे में दखलंदाजी कर बातों को वहीं रोक दिया, लेकिन वह भी मधु से उसके झूठ बोलने का कारण जानना चाहता था। इसी बीच विमला जी ने अपनी शादी के सालगिरह के उपलक्ष्य में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवाई। पूजा पर पंडित जी के साथ वह और उनके पति भी बैठे। पूजा में नए कपड़े पहनने थे, इसलिए उन्होंने मधु के मायके से आई हुई साड़ी जो वह इस बार वो लेकर आई थी पहन ली। इतने दिनों में पहली बार मधु के मायके की साड़ी उन्हें पसंद आई थी। पूजा में मधु को भी व्हीलचेयर पर बैठाकर राघव लेकर आया था। मोहल्ले की स्त्रियां भी पूजा में सम्मिलित होने आई थी। पूजा संपन्न के बाद विमला की पड़ोसी बोल पड़ी, इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, बहू के मायके से आई थी, सोचा नया है तो इसे ही पहन लेती हूँ। विमला जी ने मुस्कुराकर बोला, अरे नहीं विमला, ये साड़ी तो मेरी स्टोर की है। ये लेटेस्ट 5 डिजाइनर साड़ी मैंने मंगवाई थी। राघव ही तो लेकर गया था उस दिन शाम को जब तुम्हारी बहू मायके जा रही थी। पड़ोसन मुस्कुराकर बोली, ये वही पड़ोसन थी जिसका साड़ी का स्टोर मोहल्ले में ही था। विमला जी को मधु की झूठ पर अत्यंत क्रोध आ रहा था। किसी तरह उन्होंने सारे अतिथि को विदा किया और फिर पूरा घर सिर पर उठा लिया। राघव भी माँ की साड़ी को पहचान चुका था और उसने भी स्वीकृति दे दी कि यह साड़ी वह मधु के लिए लाया था। एक बार फिर मधु के झूठी होने की बात सामने आ गई। मधु रोए जा रही थी और विमला जी ने अपनी आज की बेइज्जती से उबर नहीं पा रही थी। उन्होंने अपने केक कटिंग का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। रोना बंद करो मधु, आज तुम मुझे अपने झूठ बोलने की वजह बताओगी। क्यों तुमने अपनी सहेली की शादी के आमंत्रण के बारे में झूठ बोला? क्यों तुमने अपने पाँव टूटने की बात नहीं बताई और झूठ बोला कि तुम अपने मायके में कुछ दिन रहना चाहती हो? और क्यों तुमने माँ को झूठ बोलकर यह साड़ी दी कि तुम्हारी माँ ने उन्हें गिफ्ट किया है? राघव आज बहुत गंभीर होकर सवाल कर रहा था। राघव के पिता और उसके भाई बहन भी ये जानना चाहते थे। हाँ, मैंने झूठ बोला और आगे भी बोलती रहूंगी अगर आप लोग मेरे मायके का इस तरह उपहास करेंगे। मैंने अपनी सहेली का आमंत्रण इसलिए छुपाया कि आप मेरे मायके नहीं जाएं। वहां जाकर आप उस वक्त कुछ नहीं बोलते और वहां से आने के बाद वहां के परिवेश का मजाक बनाते हैं।
मेरे माता पिता अपने दामाद के स्वागत में हर वह चीज़ की व्यवस्था करते हैं जिससे उनके दामाद को कोई असुविधा न हो, तकलीफ न हो, फिर भी वहाँ की चीज़ें आपको बुरी लगती हैं। आप हर वक्त ये एहसास दिलाते हैं कि आप वहाँ अनकम्फर्टेबल हैं। यही वजह से मैंने अपने पैर में चोट की बात छिपा पाई। मुझे लगा 2-4 दिन में आराम हो जाएगा, फिर वापस चली आऊँगी। अगर आपको गिरने की बात बताती तो आप वहाँ आ जाते, जो मैं नहीं चाहती थी। रही बात सासू माँ को झूठ बोलकर साड़ी देने की, तो उसकी वजह भी यही है, उपहास। वहाँ से भेजी गई कोई भी साड़ी माँ को पसंद नहीं आती, इसलिए आपसे झूठ बोलकर रेशमी साड़ी मंगवाई थी मैंने, ताकि माँ उस साड़ी को पसंद करके पहने। मेरा कोई औचित्य नहीं था कि मैं माँ का दिल दुखाऊं। मधु बोलते बोलते रोने लगी। उसने रोते हुए अपनी और बातें भी परिवार के सामने रखी, जिसमें यह भी था कि उसका मायका अगर सुविधा से पूर्ण नहीं तो क्या हुआ, है तो उसका मायका ना, जहाँ उसका बचपन बीता, जहाँ उसका परवरिश हुआ, जहाँ उसको जान से ज़्यादा प्यारे माँ पिता का प्यार मिला। फिर वह उसे कम कैसे आंक सकती है। उसे भी यहाँ ससुराल में एडजस्ट करने में परेशानी होती है, पर वह इन बातों को अपने माता पिता को नहीं बता सकती, क्योंकि इतने बड़े परिवार में ब्याह से पहले उसकी माँ की यही चिंता थी कि नए घर में उन लोगों के साथ क्या वह एडजस्ट कर पाएगी। मधु बोलते जा रही थी और रोते जा रही थी। मधु की बातें बहुत हद तक सही थी, जिसकी स्वीकृति वहाँ पर खड़े सारे लोगों की झुकी नज़र ने दे दी थी। कमरे के दरवाजे पर खड़ी मधु की सास भी उसकी सारी बातें सुनकर बाहर आ गई। तभी मधु के ससुर जी बोल पड़े। मधु जब राघव के साथ उसके परिवार को स्वीकार कर उन्हें अपना प्रेम दे रही है, तो फिर मधु का परिवार इससे वंचित क्यों है? विवाह सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, 2 परिवार का मिलन होता है, जिसमें एक दूसरे का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। अगर परिवार में रहन सहन का अंतर है, तो मधु को भी अपने आप को यहाँ के रहन सहन के अनुसार ढालना पड़ा है, जो उसने बखूबी किया है। कभी भी उसने अपने आप को असहज महसूस नहीं होने दिया। असहजता का अर्थ ही अस्वीकार होता है। अगर हम किसी को स्वीकार करते हैं तो असहज नहीं हो सकते। आज के बाद मुझे इस तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ससुर जी के वहाँ से जाने के बाद मधु अपनी सासू माँ की तरफ मुड़कर माफ़ी मांगने लगी, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बहू, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। घर के बड़े होने के कारण मुझे बच्चों और राघव को इस तरह के उपहास के लिए रोकना चाहिए था। मुझे खुद भी सोचना चाहिए था कि उपहार तो उपहार होता है, उसे स्टेटस से नहीं जोड़ा जाता। मैंने तुम्हारी हर सुख सुविधा को तुम्हारे मायके से जोड़ा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं वचन देती हूँ, जिस तरह तुमने हमारे परिवार को स्वीकार किया, हम भी तुम्हारे परिवार को स्वीकार करेंगे। मैं एक स्त्री होकर कैसे भूल गई कि एक स्त्री का मायका उसके लिए कितना प्यारा होता है। अब रोना बंद करो बेटा। सासू माँ की बात सुनते ही मधु ने झट से अपना आंसू पोंछ लिया और कहा, मैंने रोना बंद कर दिया माँ, और अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया तो प्लीज़ केक कट कर लीजिए। उसके अचानक से इतने गंभीर मुद्दे से इस मुद्दे पर आने से सभी घर के सदस्य जोर जोर से हंसने लगे। इस गूंजती हंसी में एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान का रंग था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? एक स्त्री होने के कारण आप भी मधु की एक बात से ज़रूर सहमत होंगे। हम बहू की इज्जत करते हैं, उसे प्यार भी देते हैं, पर उससे जुड़ी उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करते। ये सोचने वाली बात है। एक लड़की अगर अपने से आर्थिक कमज़ोर परिवार में भी जाती है तो उसे अपनाती है, स्वीकारती है, और अपने से मजबूत आर्थिक स्थिति वाले परिवार में भी खुद को एडजस्ट करती है। वह दोनों हाल में परिवार को जोड़ती है, अपने पति के साथ उसके परिवार को भी स्वीकारती है। तो फिर यही अपेक्षा वह अपने नए परिवार से क्यों न करे? दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।